Welcome, students of 7th class. This is your SST teacher, Mukhtar sir, with the topic environment. And this is part number 2 और सब्जेक्ट ज्योग्राफी से ये टॉपिक हमने लिया है। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। तो पहला पार्ट तो आप समझ गए होंगे। वेरी गुड। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर वो गैसियस एनवलप है जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से गैस घेरे हुए हैं। पूरी अर्थ जो है इसी से लिपटी हुई है, बिल्कुल एक कंबल की तरह ये पूरे अर्थ को कवर किए हुए हैं। और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपने साथ जकड़े हुए हैं, ये इसको छोड़ता नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस एटमॉस्फेयर को, इस एटमॉस्फेयर में क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है। इसमें हमें ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस मिलते हैं। और इसके साथ साथ इस एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ वाटर वेपर्स भी हमें मिलते हैं। तो इन्हीं का कम्बिनेशन जो है एटमॉस्फेयर कहलाता है। और ये एटमॉस्फेयर हमें सूरज से आने वाले हार्मफुल रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज और हीट से भी बचाता है। जो भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं, बारिश, बादल जो होते हैं, ओले पड़ते हैं, या जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं, वो इसी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। इसके बाद बायोस्फीयर का नाम तो आपने सुना होगा ना। बिल्कुल सर, बायोस्फीयर हमने पहले आपसे कहा है कि ये एक ग्रीक वर्ड बायोस से लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड बायोस है उसका मतलब निकलता है लाइफ। तो हकीकत में ये जो बायोस्फीयर है ये लैंड, वाटर और हमारे एयर का वो हिस्सा है जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है या जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। गॉट इट। इसी में जो हमें लिविंग क्रिएचर्स मिलते हैं या बहुत सारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, वो हमें इसी बायोस्फीयर में मिलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट डोमेन है हमारे एनवायरनमेंट का, क्योंकि हर कोई हिस्सा हमारी अर्थ का लाइफ के लिए मुमकिन नहीं है। तो हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर और उसके साथ साथ हमारा एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, उसी को हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो दीज आर द 4 डोमेन्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इसके बाद दूसरी बात हम करेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये इकोसिस्टम बेसिकली एक रिलेशनशिप है, डिपेंडेंस है या इंटरडिपेंडेंस है, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास पड़ती हैं एनवायरनमेंट में, उनका डिपेंडेंस होना और आपका आपस में इंटरडिपेंडेंस होना जो है वो एक सिस्टम क्रिएट करता है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इस फोटोग्राफ के ज़रिए से आप देख सकते हैं किस तरह से लिविंग क्रिएचर्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सॉइल, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारी एक दूसरे के ऊपर जो एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं और इससे जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम परमानेंट हो सकता है या टेम्परेरी हो सकता है। कुछ समय के लिए जो होगा वो टेम्परेरी कहलाएगा और जो हमेशा कह ले उसको हम परमानेंट कहते हैं। इसी के साथ साथ इकोसिस्टम नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से या नेचर की तरफ से बनाया गया हुआ इकोसिस्टम नेचुरल और इंसानों की तरफ से बनाया हुआ इकोसिस्टम आर्टिफिशियल कहलाता है। एक्वेरियम हमारे पास आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम कहता है। व्हेन यू लुक एट द होल सरफेस ऑफ द अर्थ, जो इम्पोर्टेंट जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो है ह्यूमन बींग्स। और ये ह्यूमन बींग्स अपने एनवायरनमेंट को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, ये अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी सलाहियतों की वजह से फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं या बाकी सारे काम करते हैं जो कि बाकी लिविंग क्रिएचर्स के लिए मुमकिन नहीं है। और इन्हीं इंसानों ने बहुत समय से जो एक्सप्लॉइट किया हुआ है एनवायरनमेंट को, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पैसा बनाने के चक्कर में या ग्रीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में इसने इस हद तक एनवायरनमेंट को इस्तेमाल किया। एनवायरनमेंटल जो आस्पेक्ट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट इस वक्त डेंजर पॉइंट पे आ चुका है या बहुत हद तक ख़राब हो चुका है। और इन्हीं का एक नतीजा ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ये ग्लोबल वार्मिंग हो। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग मीन जो टेम्परेचर अर्थ का है वो इंक्रीज़ होने की वजह से
हुआ है। जो हमारे पास ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जब इनकी कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गई, ऑटोमेटिकली मीन टेम्परेचर जो अर्थ है वो बढ़ गया। तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इनका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। नाउ इट इज़ नाउ हाई टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी ड्यूटीज़ को समझना है कि वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर लिमिट। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमने जो एनवायरनमेंट को नुकसान किया है उसको हम जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे और आगे इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि हमारी वजह से किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे एनवायरनमेंट को। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।